हेलो एवरीवन। ये मनी पे हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मनी के आने से पहले कैसे लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज किया करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब आपके पास जो कमोडिटी है वही आपके लिए पहले पैसे की तरह काम करती थी। लेकिन इस बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, which means two person must be in possession of such goods which they are willing to exchange with each other. Second drawback था lack of a common unit of value, means there was no common unit available in which different commodities can be measured. Third था lack of standard of deferred payments. It was difficult to delay the delivery of goods or services in barter system of exchange. उसके बाद लास्ट था डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टोर द गुड्स एंड ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट इन्वॉल्व कॉस्ट. तो बार्टर सिस्टम के इन ड्रॉबैक्स के चलते मनी का इंट्रोडक्शन हुआ. मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. फिर हमने पढ़ा कितने टाइप की मनी होती है, जिसमें हमने 4 टाइप्स की मनी देखी थी. पहली फिएट मनी, दूसरी फिड्यूशरी मनी, थर्ड फुल बॉडेड मनी एंड फोर्थ क्रेडिट मनी. तो यहां तक हम कवर कर चुके हैं. अगर किसी ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं, उसमें ये सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. अब इससे आगे पढ़ेंगे हम सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी को आप ऐसे समझिए कि जैसे बजाज एक कंपनी है और वो, हमें पता है सबको, बाइक्स बनाती है और बाइक्स बना के वो मार्केट में सेल करती है, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो कि सप्लाई करती है मार्केट में. अब बजाज से अगर पूछा जाए कि आज की डेट में आपकी कितनी बाइक्स मार्केट में है जो लोग यूज कर रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे? सप्लाई ऑफ बाइक्स. किसी भी एक डेट पे, आज की डेट ले लो भाई, 15 मई को बजाज की कितनी बाइक्स मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं, वो हो जाएगा सप्लाई ऑफ बाइक्स. बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश में गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छापते हैं और उस पैसों को मार्केट में सप्लाई करते हैं. तो अगर हम भी जानना चाहें और गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है कि आज की डेट में या किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे कितना पैसा मार्केट में लोगों के पास अवेलेबल है जो वो यूज कर सकते हैं, जो वो खर्च कर सकते हैं, तो जितना पैसा एक पर्टिकुलर डेट पे लोगों के पास है उसे सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, held by the people of a country at a point of time. At a point of time इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर डेट पे. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक टोटल ऑफ ऑल द मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डेट से 31 मार्च 2022, दिस विल बी कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी एज ऑन दैट डेट. तो 31 मार्च को कितना पैसा इंडिया के लोगों के पास अवेलेबल था, तो ये एक पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट किया जाता है और उसको स्टॉक ऑफ मनी भी कहा जाता है, सप्लाई ऑफ मनी या स्टॉक ऑफ मनी. रिपीट करते हैं. टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा, जब हम कहते हैं मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री, तो उसमें हम 2 चीजें इंक्लूड नहीं करते. हमने बोला है मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री, तो यहाँ स्ट्रिक्टली वो पैसा जो लोगों के पास है, तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. और दूसरा, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री. बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आ जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके साथ आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं. तो सेंट्रल बैंक एक जेनेरिक टर्म है किसी भी देश का, मतलब सारे देश जितने भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है. जैसे कि इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेपाल का है नेपाल राष्ट्रीय बैंक, और श्रीलंका का भी अपना एक बैंक है. अच्छा, सेंट्रल बैंक के अलावा आपके कमर्शियल बैंक भी होते हैं. कमर्शियल बैंक आपके आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक. तो वो पैसा जो कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के पास अवेलेबल है, बैंकिंग सिस्टम का मतलब सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के पास जो स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल है, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो ये 2 चीजें,
जब हम स्टॉक ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेट करते वक्त हम वो पैसा नहीं जोड़ेंगे जो पैसा गवर्नमेंट के पास है और जो पैसा देश के बैंकिंग सिस्टम के पास, मतलब सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के पास है। ये पैसा हमको नहीं जोड़ना है भाई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप खुद समझिए। मैंने आपको बजाज का एग्जांपल दिया था। बजाज ने बाइक्स बनाई और मान लीजिए कि उसने 1 लाख यूनिट्स इस साल बनाई और उसको मार्केट में बेचा, लेकिन पूरा नहीं बेचा। अब इस साल जो उसने बाइक बेची है मार्केट में, वो 1 लाख में से सिर्फ 80,000 बाइक्स मार्केट में सप्लाई करी है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई आज की डेट में बजाज की कितनी बाइक्स मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं, तो आप 1 लाख बोलोगे या 80,000 बोलोगे? 1 लाख में से भाई 20,000 तो उसने अपने पास रख ली ना। भी जो 20 के जो बाइक है वो तो उसके गोडाउन में पड़ी है, वो तो उसने सप्लाई करी नहीं, वो तो उसके पास ही पड़ी है। तो वो सप्लाई कैसे हो जाएगी? सप्लाई तो उसने खाली 80,000 करी है। तो यहाँ पे बजाज खुद बाइक्स का सप्लायर है, और जो बाइक्स उसके खुद के पास उसके गोडाउन में पड़ी हुई है, तो वो आप इंक्लूड नहीं करोगे जब आप ये जानना चाहोगे कि बाइक्स की सप्लाई कितनी है। उसमें सिर्फ वही अमाउंट आएगा, वही क्वांटिटी आएगी, वही नंबर आएगा जो वो सप्लाई कर चुका है मार्केट में, जो लोग यूज कर रहे हैं, खाली वो नंबर आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके देश में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट और आरबीआई पैसा छापती है। तो आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक आपका हो गया और गवर्नमेंट हो गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और आरबीआई खुद सप्लायर है मनी के। तो जब आप सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट करना चाह रहे हो किसी देश की, तो फिर जो पैसा उन्होंने खुद अपने पास छाप के रखा हुआ है वो भी उन्होंने मार्केट में लोगों के पास अवेलेबल नहीं कराया, तो वो आप कैसे इंक्लूड कर लोगे? वो इंक्लूड नहीं होगा, वो तो अभी गवर्नमेंट के पास और आरबीआई के पास ही पड़ा हुआ है। अब भाई दूसरा क्वेश्चन आता है कि चलो आपने गवर्नमेंट और आरबीआई तो बोल दिया, चलो वो सप्लायर है, वो छापते हैं पैसा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपने कमर्शियल बैंक भी बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। हम तो जाते हैं बैंक में और बैंक से पैसा निकालते हैं। एसबीआई, जिसका अकाउंट एसबीआई में है, वो एसबीआई से पैसा निकालता है। जो जिसका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, वो पंजाब नेशनल बैंक में जाके अपना पैसा निकाल लेता है, उसे खर्च कर देता है। तो वो तो पैसा मैं निकाल सकता हूँ। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास पड़ा है वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे? तो इसको हम आगे समझेंगे, बट मोटा मोटा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होता क्या है, आरबीआई पैसा छापती है, उसका टास्क होता है कि उसको इन पैसों को पब्लिक तक सप्लाई करना होता है। बट आरबीआई और पब्लिक का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, उनके बीच में कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अब पब्लिक का जो अकाउंट होता है वो इन बैंक्स में खुला होता है। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई पैसा छापने के बाद कमर्शियल बैंक को देती है। मान लीजिए कि आरबीआई ने छापा 1 लाख करोड़, ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपया आरबीआई ने छापा और वो सप्लाई करने के लिए कमर्शियल बैंक को दे दिया। लेकिन आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंकों कि तुम ये सारा का सारा पैसा पब्लिक को नहीं दे सकते। मान लीजिए कि आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि आप 20% रिटेन करोगे और बाकी पैसा पब्लिक को सप्लाई करोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 लाख करोड़ में से जो 20,000 करोड़ है वो पैसा कमर्शियल बैंक के पास रहेगा। उसे हम बोलेंगे हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। तो जो पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे कि सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट करते वक्त गवर्नमेंट के पास जो पैसा रहता है वो, और जो बैंकिंग सिस्टम के पास पैसा रहता है, बैंकिंग सिस्टम मतलब सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, इनके पास जो पैसा रहता है वो सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं होता। तो मनी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक वो इसकी बात करता है, वो 20,000 करोड़ जो आरबीआई की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रिटेन करना होता है। तो पब्लिक के पास कितना आया, 1 लाख करोड़ में से 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ कमर्शियल बैंक के पास वो पैसा पड़ा हुआ है जो पब्लिक को सप्लाई करेगी बाय वे ऑफ लोन्स, और ऐसे बहुत तरीके होते हैं। मेनली आपका मेजरली लोन होता है इसमें। तो लोन के थ्रू वो पब्लिक को सप्लाई किया जाएगा, बट ये 20,000 करोड़ सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो इसकी बात हो रही है पिछली स्लाइड में आपकी। तो आपकी इस स्लाइड में मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम, जिसमें कि आपके सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक भी आ जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक का वो पैसा जो बैंक अपने पास रखता है, पब्लिक को सप्लाई नहीं करता, वो पैसा आप इंक्लूड नहीं करोगे सप्लाई ऑफ मनी में। और करोगे भी क्यों? हमने क्या बोला है, मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। तो
जो पैसा कमर्शियल बैंक ने अपने पास रिटेन किया हुआ है वो पैसा तो पब्लिक के पास पहुंचा ही नहीं, और ना पब्लिक उसको यूज कर सकती ना उसको खर्च कर सकती, तो इसलिए वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये आपका मोटा मोटा एक डेफिनेशन हुआ सप्लाई ऑफ मनी का। अब डिटेल में जाएंगे, सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट कैसे की जाती है, जरा इसको समझाओ और डिटेल में। तो सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट करने के चार तरीके हैं इंडिया में, M1, M2, M3 एंड M4। आपके सिलेबस में M1 है, बाकी तीन आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो हम भी समझ लेंगे, आपकी नॉलेज के लिए हम पढ़ लेंगे। बट सबसे पहले हम समझते हैं कि M1 में कैसे आपका मनी सप्लाई कैलकुलेट कैसे होती है। तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1, so there are four measures of money supply, M1, M2, M3, M4 and we are right now studying M1। तो उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? करेंसी विद द पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। भैया आपकी जेब में जो सिक्के और नोट्स पड़े हैं, ये उसकी बात करता है, करेंसी विद द पब्लिक। कॉइन्स एंड पेपर नोट्स जो आपके जेब में अलमारी में जो आपके अपने पास पड़े हुए हैं, वो उसको हमने डिनोट किया सी से। अच्छा, अब आगे आते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, दीज आर सेविंग और करंट अकाउंट्स, मनी फ्रॉम विच कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? वो पैसा जो आप लोगों ने कमर्शियल बैंक के पास जमा करा रखा है। डिपॉजिट्स का मतलब होता है जमा करना। डिमांड डिपॉजिट्स में इसलिए कह रहा हूं कि आपका जब मन किया आप उसको निकाल सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपका सेविंग बैंक होता है या करंट अकाउंट होता है या सेविंग अकाउंट होता है। भाई जब आपका मन किया आप एटीएम गए, आपने पैसा निकाल लिया, या आपने चेक इशू कर दिया, चेक के थ्रू पैसा निकाल दिया, या किसी को ट्रांसफर कर दिया चेक के थ्रू, तो आपकी मर्जी है, आपकी आप डिमांड करोगे बैंक से और बैंक आपको पैसा दे देगा आपके अकाउंट में से निकाल के। इसलिए उसे कहते हैं वो डिपॉजिट्स जो आपकी डिमांड पे विड्रॉ किए जा सकते हैं, मनी फ्रॉम विच कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। तो हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद आते हैं हमारे अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो आरबीआई के पास भी कुछ डिपॉजिट्स पड़े होते हैं। हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम, जिसमें कि आपका सेंट्रल बैंक भी आता है। तो आरबीआई के पास जो पैसा होता है वो तो हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड करते ही नहीं है। लेकिन अगली स्लाइड में आप क्या बोल रहे हो कि आरबीआई के पास भी कुछ डिपॉजिट्स हैं जो हम सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड करेंगे। तो ऐसा क्यों, आगे जानते हैं कि ऐसा क्यों, इसको पढ़ते हैं। तो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में क्या क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट्स इन आरबीआई बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड। ये क्या होता है? नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली एक बैंक कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ऐसे आपके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हैं। तो वो जो पैसा आरबीआई को जमा कराते हैं वो भी एज अ डिमांड डिपॉजिट। तो ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब चाहे आरबीआई से पैसा निकाल सकते हैं। तो वो डिमांड डिपॉजिट्स जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आरबीआई के पास जमा कराए हैं, एक वो। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स इन आरबीआई बाय फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। भाई देशों के बीच आपस में भी बैंकिंग होती है। एक जैसे अभी मान लो इंडियन गवर्नमेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट का कुछ पैसा नेपाल के बैंक में होगा या श्रीलंकन के बैंक में होगा, और दूसरी कंट्रीज या बांग्लादेश या नेपाल का पैसा कुछ आरबीआई के पास भी पड़ा होगा। तो दूसरे देश के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने, या दूसरे देश की गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड डिपॉजिट्स आरबीआई के पास जमा करा रखे हैं। तो अगेन ये भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं। तो ये बैंक्स जो आपके फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा कभी भी निकाल सकते हैं वो। और तीसरा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड लेवल की आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी कंट्रीज को लोन वोन देता है, और आपका वर्ल्ड बैंक भी है, तो इसका भी यही काम है। तो इन्होंने जो पैसा, क्योंकि ये भी कंट्रीज को पैसा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के पास इनका पैसा जमा होता है। तो इनके डिमांड डिपॉजिट्स अगर इन्होंने कुछ आरबीआई को जमा करा रखा है, तो ये आपके तीन टाइप के डिपॉजिट्स जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं, अगर ये आरबीआई के पास जमा है तो वो भी M1 में इंक्लूड होंगे। तो क्या पढ़ा हमने? डिमांड करेंसी विद द पब्लिक, जो पब्लिक के पास कॉइन्स और पेपर नोट्स हैं।
डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में कुछ पड़ा हुआ है आपका। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जिसमें कि आपका आ गया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ these financial institutions with the RBI, and then demand deposits of foreign central banks and foreign governments in RBI, demand deposits of international financial institutions like IMF and World Bank। IMF का मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मिला के आपका M1, आपका सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट होता है, जो कि M1 के अकॉर्डिंग है। तो ये आपका एक वन ऑफ द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, चार में से एक इस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से द्वारा से फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है एक दूसरे वे में। आपका क्या हो गया, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, कॉइन्स एंड मनी जो पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये आपका M1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम M1 के बारे में जान चुके हैं, मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 जो आपके सिलेबस में है। अब थोड़ा सिलेबस से बाहर आते हैं। अब M1 पढ़ लिया है तो M2, M3 एंड M4 ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉलेज के लिए जान लेते हैं क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो M2 क्या होता है भाई, सेकंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई। M2 ये M1 से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ब्रॉडर है। कैसे? क्योंकि M2 में आपने जो M1 कैलकुलेट किया था वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं, बट प्लस क्या हो जाता है M2 में, अगर आप M1 में प्लस कर दो मनी हेल्ड बाय द पीपल इन पोस्ट ऑफिस, तो इसको बोलेंगे डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। आपके पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और लोगों ने जो पैसा वहां जमा करा रखा है M1 के अंदर, वो भी जोड़ दो तो आपका M2 निकल के आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, M1 के अंदर वो पैसा जोड़ना है जो लोगों ने पोस्ट ऑफिस के अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करवा रखा है। तो ये हो गया आपका M2। अब आते हैं M3 पे। थर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई इज M3। कह रहे हैं एक काम करो, M1 में आपने पहले क्या जोड़ा था, आपने जोड़ा था डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, उसको हटा दो और उसकी जगह जोड़ दो नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक में जो नेट टाइम डिपॉजिट है वो जोड़ दो। याद रखना नेट टाइम डिपॉजिट लिखा हुआ है। M1 के अंदर भी हमने डिपॉजिट्स जोड़े थे, लेकिन वो क्या थे, वो आपके डिमांड डिपॉजिट्स थे जो कि आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं। तो M1 में ऑलरेडी आपने जो कमर्शियल बैंक के अंदर लोगों ने डिमांड डिपॉजिट्स करवा रखे हैं, आपने M1 के अंदर वो ऑलरेडी जोड़ रखे हैं। लेकिन अभी आपको ये क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, कहता है M1 में आप जोड़ दो नेट टाइम डिपॉजिट्स। नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है आपका, पहले टाइम डिपॉजिट्स पे आते हैं। आपका जो टाइम डिपॉजिट होता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जमा कराते हैं बैंक में, और उससे पहले आप निकाल नहीं सकते। FD सबने सुनी हुई है, उस पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अगर सेविंग अकाउंट है आपका और उस पर आपको 2 या 3% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपके पैसे पे, और अगर आप FD कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो पैसा आपका जमा रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो उस पर आपको बैंक ज़्यादा ब्याज देता है। तो आजकल का जो रेट चल रहा है वो 5 to 6% चल रहा है, 5-6% के आसपास है फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो आपको बैंक देता है, अगर आपने बैंक के अंदर अपना पैसा फिक्स्ड टेन्योर के लिए, फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जमा कराया हुआ है। तो M3 निकालने के लिए आप M1 में नेट टाइम डिपॉजिट जोड़ दो। अच्छा, टाइम डिपॉजिट मैंने बता दिया फिक्स डिपॉजिट होता है, बट ये नेट टाइम डिपॉजिट क्या है, नेट का मतलब क्या है? देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे हम तो पैसा जमा कराते ही हैं। मान लो दो बैंक हैं, एक आपका है ICICI बैंक और दूसरा आपका है HDFC बैंक। ठीक है, एक आप दूसरा हो गया आपका HDFC बैंक। तो भाई लोग तो जमा करा ही रहे हैं, पीपल हैं, लोग हैं, वो तो जमा कराते हैं, FD करा रखी है बैंक में अपनी। लेकिन बैंक्स भी आपस में FD कराते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि ICICI बैंक ने HDFC के अंदर FD करा रखी है, ठीक है, या HDFC ने ICICI बैंक के अंदर FD करा रखी है। तो आपको क्या करना है, नेट टाइम डिपॉजिट निकालने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो ICICI बैंक के पास
जो टोटल एफडी है, टोटल एफडी अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की निकालते हो और वो आती है 1 लाख करोड़, ठीक है, और उसमें आपको मालूम चलता है कि कुछ ऐसा पैसा भी है जो कि एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराया था। तो ये पैसा लोगों को जमा कराया हुआ नहीं है, ये पैसा किसी दूसरे बैंक ने आईसीआईसीआई में जमा करा रखा है एज एन एफडी। और मान लो वो था आपका 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो आप क्या करोगे, 1 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ माइनस कर दोगे तो आपका नेट टाइम डिपॉजिट निकलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई आपस में, मतलब अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक में पैसा जमा कराया हुआ है तो उसकी एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। तो अगर ग्रोस टाइम डिपॉजिट में से, ग्रोस टाइम डिपॉजिट क्या है आपका, किसी भी बैंक में जो भी टोटल एफडी है, टोटल एफडी आपकी ये ग्रोस टाइम डिपॉजिट्स है, उसके अंदर से आप अगर माइनस कर दोगे इंटर बैंक डिपॉजिट्स, मतलब कि अगर जो बैंकों ने आपस में एफडी कराई हुई है, एक दूसरे के बैंक में अपना पैसा एज ए फिक्स डिपॉजिट जमा कराया हुआ है, तो उस इंटर बैंक डिपॉजिट को अगर आप ग्रोस टाइम डिपॉजिट्स में से माइनस कर दोगे तो आपका नेट टाइम डिपॉजिट निकल के आ जाएगा। तो M3 कैसे निकालना है जी, M1 के अंदर नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक जमा करा दो। टाइम डिपॉजिट क्या है, एफडी होते हैं आपके जो आप फिक्स टेन्योर के लिए जमा कराते हो। ग्रोस टाइम डिपॉजिट, टोटल टाइम डिपॉजिट्स में से अगर आप इंटर बैंक डिपॉजिट माइनस कर दोगे तो आपका नेट टाइम डिपॉजिट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया M3। तो ये थर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वे ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई। इसमें क्या है आपका, कह रहे हैं इट इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल फोर कॉन्सेप्ट्स। अब एक चीज समझिए, मैं नैरो या ब्रॉड यूज कर रहा हूँ। M1 एक नैरो कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर आपने खाली यही 3 आइटम ली थी। अगर आपको सप्लाई मनी कैलकुलेट करना है तो आप खाली यही 3 आइटम ले रहे हो, तो आपका नंबर जो भी आएगा कंपैरेटिवली M2 M3 या M4 के मुकाबले छोटा आएगा, क्योंकि आपने इसमें 3 आइटम लिए। लेकिन जब आप M2 में आते हो तो आप एक आइटम और बढ़ा देते हो, या M3 में आते आते हो तो M1 के साथ आप एक आइटम और जोड़ देते हो, एक कंपोनेंट और जोड़ देते हो। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप M4 में आते हो, जब आप M4 में आते हो तो आप M3 में, याद रखो, M3 निकालते वक्त आपने M1 में जोड़ा था नेट टाइम डिपॉजिट। लेकिन जब आप M4 में आते हो तो आप M3 को बेस लेते हो और M3 में जोड़ते हो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी डिपॉजिट्स हैं जो लोगों ने करा रखे हैं वो M3 के अंदर जोड़ दो, आपका M4 आ जाएगा। ठीक है, तो M4 निकालने का दूसरा फॉर्मूला, अगर आप M1 लेते हो, M1 के अंदर आप जमा कराते हो नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो ये आपका M3 का फॉर्मूला है, M3 का, ये देखिए, M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे M4 निकालने का फॉर्मूला M1 प्लस ये आपका M3 हो गया, और M3 में आपने क्या जोड़ दिया, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, और इस तरीके से आपका M4 निकल जाता है, जो कि ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट सप्लाई ऑफ मनी का यही है। तो ये आपका हो गया 4 मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे देश में, मैं अब मैंने बताया कि 4 तरीकों से मनी कैलकुलेट होती है, बट सर हमारे देश में क्या कैसे कैलकुलेट होती है, मतलब ये हमारे देश का ही तरीका है, 4 तरीके हैं कैलकुलेट करने के, बट हम अभी फिलहाल किस तरीके से मनी सप्लाई मनी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसका आंसर है ये। आपसे कोई पूछे कि इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट होती है, तो M3, M3 आपका जो मेजर है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी कैलकुलेट करी जाती है। वो मैं आपको अभी आरबीआई की साइट पे जाके दिखा दूंगा। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं। हमने मनी सप्लाई पढ़ लिया और उसको कैलकुलेट करने के तरीके, 4 तरीके पढ़ लिए। आपके सिलेबस में खाली M1 आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बाकी 3 तरीके भी बता दिए। आप M1 पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा, बाकी 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे देश में मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट होती है। आप चाहो तो ये पता कर सकते हो कौन सा मेथड है। हमारे पास 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, कौन से मेथड से इंडिया में मनी सप्लाई कैलकुलेट होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल क्रोम पे जाना है अपने,
यहाँ पे आरबीआई आप टाइप करोगे तो आरबीआई की साइट आ जाएगी, और ऑफिशियल साइट है आरबीआई की, इस पे आप जाओगे। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, डेटा रिलीज, तो आरबीआई डेटा रिलीज करता है इन चीज़ों से रिलेटेड। डेटा रिलीज पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो ये जो डेटा आपका मनी सप्लाई का, ये वीकली रिलीज होता है। तो वीकली में आपका क्या क्या है, वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे आप देखोगे तो आज 15 मई को हम कर रहे हैं ये, तो 6 मई और 13 मई का डाटा रिलीज कर चुका है आरबीआई। तो लेटेस्ट देखते हैं, 13 मई का देखते हैं। इसमें आप नीचे आओगे, ये फॉरेक्स रिजर्व है, ये आपका लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का एक शॉर्ट समरी है। इसके नीचे आप आओगे, ये ये रहा आपका 6 पॉइंट पे, मनी स्टॉक कंपोनेंट्स एंड सोर्सेज। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, M3 लिखा हुआ है दोस्तों। हमने पढ़ा था M3, अभी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था M3, ये यही वाला M3 है। M3 से रिलेटेड आप देखिए डेटा है आपका। तो ये रिलीज किया हुआ है आरबीआई ने, तो इससे हमको मालूम चलता है कि कैसे आरबीआई, मतलब कौन सा मेजर यूज हो रहा है इंडिया में। कंपोनेंट्स आप देख लीजिए, करेंसी हेल्प विद द पब्लिक, इसको अभी के अभी मैं आपको रिलेट करा देता हूँ। करेंसी हेल्प विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, और टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। तो ये हमारा M1 का था, ठीक है। और M3 में क्या आ रहा था हमारा, M3 में क्या आ रहा था हमारा, टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। तो इसमें इन्होंने टाइम डिपॉजिट भी जोड़ दिया, और अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपका हाथ का प्रूफ हो गया। आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे दिखाया मैंने आपको कि यहाँ पे M3 के जरिए हमारे देश में मनी सप्लाई मेजरमेंट होता है। इसके नीचे ये बहुत सारी आइटम्स हैं, इसको फिलहाल आपके सिलेबस में भी नहीं हो, काफ़ी डीप हो जाएगा। तो अगर आप बैंकिंग सिस्टम में और डीपली स्टडी करते हैं आगे जाके, तो आपको ये जानने को मिलेगा। फिलहाल अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।